Hello friends, how are you all? I hope you are all good. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। कल मैंने प्लेटो की रचनाओं के बारे में आप सभी को रूबरू करवाया था। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट जसवंत पाठक। PSIR ऑप्शनल PGT के लिए और JRF के लिए मैंने बैच शुरू किया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सभी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इसका लाभ उठाइए। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। कल हमने रचनाएं यानी प्लेटो की जो रचनाएं थी उनको हमने देख लिया था। आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इनके स्टाइल एंड मेथड्स ऑफ स्टडी को पढ़ेंगे, यानी इसकी अध्ययन शैली कैसी है और इसकी पद्धति कैसी है, इसके बारे में हम देखेंगे। प्लेटो ने प्रत्येक विषय को स्पष्ट करने के लिए सशक्त, रोचक और आकर्षक संवाद शैली अपनाई है। यानी अपने जो लिसनर्स हैं, जो उनके लर्नर्स हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस सिस्टम को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया है और अपनी रचनाओं में कुछ ऐसी अद्भुत कलाकारी करी है जिनसे जो उनको पढ़ने वाले हैं, जो उनसे सीखने वाले हैं, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हों और उनकी बातों को ऑक्युपाइड कर पाए। उसकी रचनाओं में केवल एक पात्र का दूसरे पात्र से वार्तालाप ही नहीं होता, बल्कि दर्शन कविता के साथ, विज्ञान कला के साथ, सिद्धांत व्यवहार के साथ और राजनीति अर्थशास्त्र के साथ, भावना विवेक के साथ, शरीर आत्मा के साथ, व्यायाम संगीत के साथ, स्वर में स्वर मिलाकर बोलते हुए प्रतीत होते हैं। सोचो, जब इतनी सारी चीजें प्लेटो दे रहा है, यानी सबको एक तरह से कोरिलेट कर दिया है उसने, एक दूसरे से उसको रिलेशन बना के वो अपनी रचनाओं को लिख रहा है, तो कौन इसकी तरफ आकर्षित नहीं होगा। इसके चलते जहां प्लेटो को समझना कुछ कठिन होता है, वहां उन्हें पढ़ना उतना ही आनंददायक भी होता है। क्रॉसमैन ने लिखा है कि मैं जितना अधिक रिपब्लिक को पढ़ता हूं उतना ही इससे घृणा करता हूं, फिर भी इसे बार बार पढ़े बिना अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। क्रॉसमैन ऐसा कह रहे हैं, बहुत बड़े फिलोसोफर। उसके विचारों में औपन्यासिक रोचकता है। उसने पौराणिक दृष्टांतों एवं कथाओं को शामिल करके रचनाओं को और अधिक मनोरंजक बना दिया है। प्लेटो का दर्शन शास्त्र भव्य रूप में प्रकट हुआ है, अतः उसने ऐसी शैली अपनाई है जो सत्य और सौंदर्य के समन्वय को प्रकट करती है। यानी जो शैली वो इस्तेमाल कर रहा है उसमें रियलिटी और ट्रुथ एक साथ एक रास्ते पे चल रहे हैं, तो लोगों को पढ़ना बहुत ही स्वाभाविक, बहुत ही सरल, विनीत और बहुत ही आनंददायक महसूस होता है। तो लोग उसकी रचनाओं में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लेटो ने अपने चिंतन में अनेक पद्धति, अनेक सिस्टम का यूज किया है। ये पद्धतियां नैतिक हो सकती हैं, राजनीतिक और आध्यात्मिक। इनके समस्याओं के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई गई हैं, जिनमें बहुत सारी हैं। उनमें से कुछ ऐसी हैं जो मैं बताऊंगा आपको। प्लेटो की सबसे प्रमुख जो पद्धति है वो द्वंदात्मक यानी डायलेक्टिकल मेथड है। प्लेटो ने ये पद्धति अपने गुरु सुकरात से ग्रहण की है। प्लेटो ने रिपब्लिक, स्टेट्समैन, लॉज, क्रीटो आदि ग्रंथों में इस पद्धति का प्रयोग किया है। वो पद्धति चिंतन की ही वो पद्धति है जिसके द्वारा प्रश्नोत्तर एवं तर्क वितर्क के आधार पर किसी सत्य की खोज की जाती है। मैंने आप सभी को बताया है कि जिस पद्धति यानी जिस डायलेक्टिकल मेथड का यूज किया है, इसमें श्रोता और वक्ता दो लोग हैं। यानी श्रोता जो है, एक सेकंड रुकिएगा जरा, यानी यहां पर श्रोता और वक्ता, क्वेश्चन आंसर हो रहा है। यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके जवाब में उस चीज का सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। तो डायलेक्टिकल मेथड का इस्तेमाल हुआ है ज्यादातर। इस पद्धति के द्वारा मस्तिष्क में छिपे विचारों को उत्तेजित कर उन्हें सत्य की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए अपने मौलिक रूप में द्वंदात्मक यानी डायलेक्टिकल पद्धति का अर्थ वार्तालाप की प्रक्रिया से है, प्रश्न पूछने और उत्तर देने की शैली से है।
तर्क वितर्क करने की पद्धति से है। किसी विषय पर अपना मत प्रकट करने और दूसरे के मत को जानने की विधि से है। डायलेक्टिकल मेथड इन 4-5 चीजों को ज्यादातर लोगों के सामने रखता है, और इसमें कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, यानी तर्क वितर्क शामिल है, वाद विवाद शामिल है, और इसके बाद में अपना मत प्रकट करने के भी राइट्स हैं। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से जो प्लेटो है वो अपनी रचनाओं में कुछ खास कर पाता है। वही व्यक्ति किसी विषय पर अपना मत प्रकट कर सकता है जिसे उस विषय का ज्ञान हो, यानी कोई भी व्यक्ति उस विषय पर ही बोलेगा जिसका उस पे स्पेशलाइजेशन है। ग्रीक जगत में यह विधि कोई नई नहीं है। सुकरात ने कहा कि जब लोगों में परस्पर एक साथ मिलाकर विचार करने की प्रथा आई तभी इस विधि का जन्म हुआ, लेकिन प्लेटो ने इसे वार्तालाप की प्रणाली मात्र न मानकर इसे सत्य की खोज करने की विधि माना। इस विधि का प्रयोग प्लेटो ने प्रचलित विश्वासों व धारणाओं का खंडन करके नए विश्वासों व धारणाओं की स्थापना हेतु किया है। प्लेटो का विश्वास था कि एक विचार को धराशायी करके ही दूसरे विचार को प्रतिष्ठित किया जा सकता है। अब बारकर आगे कहते हैं कि वैचारिक क्षेत्र में सत्य को तभी एक विजयी के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सकता है जब एक रुद्र विचार दूसरे विचार को निगलता है। प्लेटो का विश्वास था कि धीरे धीरे सत्य की ओर बढ़ा जा सकता है। विशिष्ट विचार को अनेक में एक और एक में अनेक की खोज द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ये विशिष्ट विचार ही सत्य है। सत्य की खोज ही इस पद्धति का उद्देश्य है। डायलेक्टिकल मेथड की उत्पत्ति इसी मौलिक तथ्य से हुई है। आप सभी लोग इसको अभी एज अ स्टोरी फॉर्म सुनिए। इसको 1-2 बार जब सुनेंगे ना तो क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगने लगेगा। आप इजी क्वेश्चन कर पाएंगे, आप क्वेश्चन को बाइफरकेट कर पाएंगे, उसको ब्रेक कर पाएंगे। क्योंकि एक चीज बता दूं कि आप PSIR को रट नहीं सकते हैं, बहुत ब्रॉड है ये, इसको समझना पड़ेगा, इसको स्टोरी फॉर्म में पिक्चराइज करना पड़ेगा अपने माइंड में, और 2-4 बार आप मेरा लेक्चर सुनेंगे ऑटोमेटिकली आपको चीजें लर्न होती जाएंगी। तो किसी तरह की आपको प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत ही नहीं है। आगे चलते हैं। प्लेटो ने अपनी संवाद प्रणाली के माध्यम से पात्रों के द्वारा अंतिम सत्य का पता लगाने की कोशिश की है। उसने संवाद शैली को विचार क्रांति के सर्वोत्तम एवं रुचिकर साधन के रूप में प्रयोग किया है। इससे पात्रों और श्रोताओं के दिमाग में सत्य को ठूंसने की आवश्यकता नहीं होती। प्लेटो ने इस पद्धति का प्रयोग 3 उद्देश्यों के लिए किया है। पहला उद्देश्य, यानी सबसे पहला उनका उद्देश्य था प्लेटो का कि सत्य की खोज करना है। दूसरा, सत्य की अभिव्यक्ति और प्रचार के लिए, यानी लोगों के मन में सत्य बोलने का जो विवेक है और संयम है वो ठूंस ठूंस के डालना है कि बिना किसी डर के लोग सत्य बोल पाए, लोग आवाज उठा पाए, और अगर कोई शासक उनके साथ बुरा कर रहा है तो उसके खिलाफ वो संघर्ष कर सकें। सत्य की परिभाषा के लिए तीसरा क्या है कि सत्य की परिभाषा के लिए भी उन्होंने अपने रचनाओं में बहुत कलाएं दिखाई हैं। अब जो डायलेक्टिकल मेथड है यानी द्वंद्वात्मक एक महत्वपूर्ण पद्धति होने के बाद भी आलोचना का शिकार हुई। जो आलोचक है, देखो हर जगह आपको क्रिटिसाइज करने वाले लोग मिलेंगे, आप अच्छा काम करेंगे फिर भी आपको बुरा कहने वाले मिलेंगे। तो प्लेटो को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ने वाला है। आलोचकों ने कहा कि इस पद्धति में प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, उत्तर कम दिए जाते हैं, इसीलिए यह मस्तिष्क को भ्रांत करती है। ये सत्य को असत्य और असत्य को सत्य सिद्ध करती है। सत्य की प्राप्ति वाद विवाद से न होकर मनन से हो सकती है। वाक पटुता के बल पर जो धूर्त व्यक्ति है वो समाज में अपना स्थान बना सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, जो बातचीत करने में अच्छा है, जैसे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनके पास नॉलेज कुछ भी नहीं है लेकिन वो बोलना थोड़ा सा अच्छा जानते हैं, तो उनकी फैन फॉलोइंग, उनके पीछे लाखों बच्चे दीवाने हैं। वो सिलेक्शंस आपको नहीं दिला सकते हैं, बस वो आपको एंटरटेन कर सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको एंटरटेन करना है या सिलेक्शन लेना है, ये चीजें आपको डिसाइड करनी है। तो प्लेटो के साथ भी कुछ आलोचक ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि इनकी द्वंद्वात्मक पद्धति में प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं और उसके उत्तर कम दिए जाते हैं।
दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि ये मस्तिष्क को भ्रांति करती है, यानी ये डाइवर्ट करती है, डाइवर्जन का काम करती है। ठीक है, और वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि प्लेटो चूंकि वाक्पटु है, बोलने में बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है, इसलिए लोगों को प्रभावित कर रहा है, बाकी उसके पास नॉलेज वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीजें जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं, जो उनके आलोचक हैं, ऐसा कह रहे हैं। यह पद्धति शंकाओं का समाधान करने की बजाय भ्रांत पैदा करती है, यानी जो ये कह सकते हैं कि डाइवर्ज करती है और कंफ्यूजन लाती है। लेकिन अनेक त्रुटियों के बावजूद भी इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि प्लेटो ने इसके आधार पर न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यह विचार और चिंतन करने की शक्ति को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखती है। उनके आलोचकों ने भी प्लेटो को लोहा माना है और उनकी तारीफ भी करी है। आलोचनाओं के साथ साथ में तारीफें भी उनकी हुई हैं। प्लेटो ने अपने राजनीतिक चिंतन में निगमनात्मक पद्धति यानी डिडक्टिव मेथड का भी काफी प्रयोग किया है। अब ये डिडक्टिव मेथड क्या है, इसको जरा देखते हैं हम लोग। इस पद्धति का सार ये है कि इसमें सामान्य से विशेष की ओर पहुंचा जाता है, यानी बॉटम टू टॉप पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसका अर्थ यह है कि सामान्य सिद्धांत के आधार पर विशेष के संबंध में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। प्लेटो ने दार्शनिक राजा के सिद्धांत इसी पद्धति पर आधारित किया है। यानी अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि जो उन्होंने बताया है कि राजा दार्शनिक होना चाहिए, राजा एक फिलोसफर होना चाहिए, वो किस पद्धति से, वो आपके जो है डिडक्टिव मेथड में ही इन्होंने बताया है कि जो राजा होना चाहिए वो कहीं ना कहीं उसके पास में फिलॉसफी का एक विचार होना चाहिए, फिलॉसफी की अच्छी समझ होनी चाहिए उसके पास में। प्लेटो के अनुसार सद्गुण ही ज्ञान है, यानी वर्च्यू इज अ नॉलेज। दार्शनिक ज्ञानी होते हैं, इसीलिए वह सद्गुणी भी होते हैं और उन्हें ही शासक बनना चाहिए। इस पद्धति का प्रयोग करके प्लेटो ने वर्ग सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत और दार्शनिक शासक का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। प्लेटो ने अपने सामान्य सिद्धांत के आधार पर परंपराओं और रूढ़ियों को तिलांजल देते हुए निगमनात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया है। इस पद्धति को सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाने वाली पद्धति भी कहा जाता है। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। अब दूसरा उन्होंने अपने चिंतन में किस चीज का प्रयोग किया है, तो प्लेटो ने अपने चिंतन में विश्लेषणात्मक पद्धति यानी एनालिटिकल मेथड, यानी वो एनालाइज कर रहे हैं चीजों को, उसके बारे में विश्लेषण कर रहे हैं, उसके बारे में खोजबीन कर रहे हैं, उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, ऐसी भी पद्धति को उन्होंने इस्तेमाल किया है। इस पद्धति में वस्तु के मौलिक तत्वों को अलग अलग करके अध्ययन किया जाता है ताकि संपूर्ण वस्तु का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके। वो आत्मा के तीन तत्व कौन कौन से, विवेक, साहस एवं तृष्णा को मानकर पृथक पृथक अध्ययन द्वारा मानव स्वभाव का वर्णन करता है। वो दार्शनिक राजा, सैनिक और उत्पादक वर्ग के अलग अलग अध्ययन के आधार पर इनसे निर्मित राज्य का विश्लेषण करता है। यानी वो राजा को दार्शनिक समझता है, इसके साथ साथ में उसने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है सोसाइटी को और पॉलिटिक्स को। राजा होगा, सैनिक होगा और उत्पादक वर्ग होगा। ठीक है। प्लेटो ने अपने चिंतन में सादृश्य विधि यानी एनालॉजी मेथड का भी यूज किया है। ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भर भर के पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान देना है इन चीजों पे। उसने अपने सादृश्य और पौराणिक कथाओं का प्रयोग किया है। उसने इन्हें कहीं तो कलाओं से लिया है और कहीं पशु जगत से। रिपब्लिक में कुत्ते के सादृश्य को अनेक स्थानों पर तर्क का आधार बनाया गया है, यानी डॉग्स को बहुत ज्यादा उन्होंने कहा है कि जैसे डॉग्स को किसी घर में रखा जाता है तो वहां पर जरूरी नहीं है कि उसकी सिक्योरिटी के लिए मेल को ही प्रायोरिटी मिलेगी या फीमेल की ही प्रायोरिटी मिलेगी। डॉग इज डॉग, यानी कुत्ता चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों सिक्योरिटी गार्ड का काम करेंगे। तो हम अपने इस समाज में, अपने इस सोसाइटी में क्यों जो है हम लोग भेदभाव करते हैं? तो यानी उस भेदभाव को खत्म करने का भी काम किया जो महिला और पुरुष के बीच में है। यानी उसने कहा है कि जैसे सिक्योरिटी के लिए जो डॉग होते हैं उसमें मेल और फीमेल को नहीं देखा जाता, किसी को भी रख लिया जाता है, उसी तरह किसी भी काम के लिए महिला और पुरुष दोनों पैरेलल काम कर सकते हैं और दोनों की जो टेंडेंसी है, दोनों की कैपेबिलिटी सेम है, उसमें बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसीलिए भेदभाव करना सही नहीं है। उसी प्रकार राज्य के संरक्षक बनने के लिए पुरुष स्त्री समान है।
ठीक है, ये मैंने बताया। रिपब्लिक में दार्शनिक राजा की धारणा का आधार अन्य कलाकारों के सादृश्य पर आधारित है। उसका मानना है कि प्रत्येक राजनीतिज्ञ को अपने कार्य का पूरा होना चाहिए। उसका कहना है कि कलाकार की भांति राजनीतिक कलाकार को भी व्यवहार के नियम के प्रतिबंध से मुक्त रहना चाहिए। इतना क्लियर हो गया। अब उपयुक्त जो है कथन से ये तात्पर्य है कि प्लेटो ने अपने चिंतन में संवाद शैली का प्रयोग करते हुए बहुत सी पद्धतियों का इस्तेमाल किया है। उसकी द्वंदात्मक पद्धति का हीगल मार्क्स के विचारों पर और सौदृश पद्धति का अरस्तु पर, दांते एवं ग्रीन पर प्रभाव ज्यादा पड़ा है। प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति, स्टडी स्टाइल जो है, जो सिस्टम है, उसका अनेक पद्धतियों का मिश्रण है। प्लेटो ने आवश्यकता अनुसार सभी पद्धतियों का प्रयोग किया, सभी सिस्टम्स को जो उसने स्टडी किया है अलग अलग तरह से उसको इस्तेमाल किया। अब हम देखेंगे कंसेप्शन ऑफ आइडियल स्टेट, यानी एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, यानी कैसा होना चाहिए, उस आदर्श राज्य में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। प्लेटो ने अपनी रचनाओं में इनका भी जिक्र किया है। तो आइए जरा हम देखते हैं। अपने सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रिपब्लिक में प्लेटो ने एक आदर्श राज्य का चित्रण प्रस्तुत किया है जिसका प्रमुख उद्देश्य न्याय की प्राप्ति है। उसके आदर्श राज्य की कल्पना अत्यंत मौलिक है। इस राज्य के चित्रण के कई कारण हैं। पहला, प्लेटो आदर्शवादी होने के नाते पदार्थ की बजाय विचार को ही वास्तविक मानता है। उसके अनुसार वास्तविकता किसी वस्तु में नहीं बल्कि वस्तु के बारे में जो भाव है वो मैटर करता है। इस तर्क के आधार पर प्लेटो मौजूदा राज्यों को परिवर्तनशील, क्षणभंगुर और अवास्तविक मानता है तथा दूसरा, अपने समय की एथेंस की राजनीतिक तथा सामाजिक बुराइयों से प्लेटो चिंतित था। उन्हें सुधारने के लिए उसने आदर्श राज्य की कल्पना की। तीसरा काम क्या किया कि प्लेटो उस समय के यूनानी नगर राज्यों के शासकों के लिए राज्य को एक आदर्श की तरह आदर्श रूप में प्रस्तुत करना चाहता था ताकि वह अपने नगर राज्यों में राजनीतिक और सामाजिक सुधार ला सकें। इन सब चीजों पर प्लेटो बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है। अब आगे देखते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य की व्याख्या करने से पहले राज्य की उत्पत्ति के दार्शनिक आधारों पर चर्चा करनी आवश्यक है। प्लेटो के आदर्श राज्य के निम्नलिखित दार्शनिक आधार हैं, यानी कौन कौन से फीचर जो हैं वो राज्य को आइडियल मानते हैं, जो है वेलफेयरिस्ट नेशन की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, पहला जो आपका हेडिंग है वो है व्यक्ति का विस्तृत रूप ही राज्य है, यानी द स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का निर्माण व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों पर आधारित किया है। प्लेटो की मान्यता है कि राज्य व्यक्ति के समान है, व्यक्ति का विस्तृत रूप ही राज्य कहलाता है। प्लेटो का कहना है कि राज्य की उत्पत्ति व उसके जो है वृक्षों या चट्टानों से नहीं व्यक्तियों के चरित्र से होती है, यानी कोई भी राज्य तब अच्छा बनता है, तब वेलफेयर बनता है जब वहां के रहने वाले लोगों की मेंटेलिटी, वहां के रहने वाले लोगों का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा होगा, लोग हेल्पिंग नेचर के होंगे और लोग दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। प्लेटो की मान्यता है कि व्यक्ति की चेतना और राज्य की चेतना दोनों एक हैं। राज्य व्यक्ति से नहीं है, व्यक्तियों से ही राज्य है, ऐसा प्लेटो का मानना है। सभी सामाजिक वस्तुएं आत्मा के 3 गुणों को व्यक्त करती हैं। समाज की समस्त वस्तुएं व्यक्तियों के विचारों के प्रतिरूप होती हैं। अतएव श्रेष्ठ व्यक्तियों के आधार पर ही एक श्रेष्ठ राज्य का निर्माण किया जा सकता है। सोचो, सपोज दैट आपके ही घर में, आप अपने घर को एक स्टेट मान लो, एक राज्य मान लो, आपके अपने घर में 4 लोग हैं, चारों लोगों की सोच अलग है, 4 लोग उनमें से एक सुप्रीम होगा। जो सुप्रीम होगा, सोचो वो बहुत ही क्रूर होगा, कृत होगा, व्यसनी होगा, यानी दारू पीने वाला हो, ठीक है, मांस मदिरा खा के लोगों को गाली देने वाला हो, तो आपके घर का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब रहेगा। ठीक है, आप देखो अभी हाल ही में एक एग्जांपल आपने देखा है कि एक माफिया को गोली मार दी गई, उसने कितना बड़ा एम्पायर अपना बिल्ड किया था, कितना बड़ा एम्पायर। वो अगर अच्छे से रहता, लोगों को परेशान ना करता, तो आने वाले टाइम में वो अगर वेलफेयर के लिए काम करता, तो हाँ मानता हूं कि मैं 2-4 लोगों की वेलफेयर के लिए उसने काम किया, लेकिन उसने बहुत सारे लोगों को, इवन सोचो अपने भाइयों तक की संपत्तियों को उसने हड़प लिया,
अपनी जो है भाइयों की पत्नियों के साथ में दुर्व्यवहार किया, उसको उसका अंततोगत्वा उसका क्या हुआ, मर्डर हो गया, उसको मार दिया गया। तो कहीं ना कहीं आप कितना भी बड़ा स्टेट, अगर आदमी का चरित्र ही अच्छा नहीं है, आदमी सद्गुण ही नहीं है, तो उसका बहुत ज्यादा दिनों तक वो चल नहीं पाएगा। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का चित्रण इसलिए किया ताकि व्यक्ति अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त हो सके, यानी उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो पाए। अब दूसरा है कि मानव आत्मा के 3 तत्व भी बताए हैं, 3 एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन सोल। प्लेटो ने अपने मानव आत्मा के विश्लेषण के आधार पर ही आदर्श राज्य का निर्माण किया है। इसलिए आत्मा की 3 गुणों विवेक, साहस और क्षुधा के आधार पर आदर्श राज्य में 3 वर्गों दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक वर्ग की व्यवस्था की है। यानी इस आदर्श राज्य में 3 वर्ग मुख्य माने गए हैं। पहला है आपका राजा दार्शनिक होना चाहिए, दूसरा सैनिक होना चाहिए और एक उत्पादक वर्ग होना चाहिए जो पूरे जो है राज्य की इकोनॉमी को बैलेंस रखने का काम करे। विवेक राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यद्यपि साहस के साथ विवेक पहले से ही उपस्थित रहता है। अब आगे प्लेटो दार्शनिक वर्ग को ही विवेक तत्व का निवास स्थान मानकर ही उनसे शासन करने का अधिकार प्राप्त कराते हैं। दार्शनिक शासन विवेकी और ज्ञानी होने के कारण कंचन और कामनी के जाल में नहीं फंसते। यानी कंचन कामनी का अर्थ यहाँ पर है कि वो व्यसन में नहीं फंसते, वो बुराइयों की तरफ नहीं जाते, उनके अंदर लोभ और लालच नहीं होती है। ठीक है, काम, मोह, मद, इन तीनों चीजों में नहीं पड़ते जो दार्शनिक होते हैं। प्लेटो का मानना है कि मानव की आर्थिक आवश्यकताओं से ही प्रारंभिक रूप में राज्य का उदय होता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के लिए परस्पर निर्भर है। जब सहयोगी और सहायक व्यक्ति आपस में एकत्रित होकर एक स्थान पर रहने लगते हैं तो राज्य का निर्माण होता है। अतः राज्य मानव आत्मा का ही एक बृहद रूप है। अब आगे जो इन्होंने इस्तेमाल किया है, राज्य हित में ही व्यक्ति का हित निहित है, यानी मैन इंटरेस्ट लाइज इन स्टेट इंटरेस्ट। मानव राज्य की चेतना का ही एक अंश है, अतः राज्य के हित में ही व्यक्ति का हित निहित है। व्यक्ति राज्य में रहकर ही अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकता है। यानी उन्होंने ये माना है कि राज्य होना जरूरी है, बिना राज्य के जो व्यक्ति है वो अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए प्लेटो राज्य की स्वायवी एकता पर बल देता है। अब आगे उन्होंने बोला है सत्य संबंधी सिद्धांत भी दिया है, थ्योरी रिगार्डिंग ट्रुथ के बारे में उन्होंने बताया है। प्लेटो के मतानुसार भौतिक पदार्थों, दृश्यमान जगत तथा भलाई यानी गुड का निवास विचार जगत में है। उसने इस विचार जगत के एक अंग के रूप में ही आदर्श राज्य की धारणा को प्रस्तुत किया है। तो मुझे लगता है इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं हम लोग। फीचर्स ऑफ आइडियल स्टेट। आइडियल स्टेट के क्या क्या फीचर होने चाहिए, यानी जो आदर्श राज्य है उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए। पहला है क्लास डिवीजन, वर्ग विभाजन होना जरूरी है। प्लेटो के आदर्श राज्य में कार्य विशिष्टीकरण के आधार पर 3 वर्गों का वर्णन किया गया है। प्लेटो के अपने न्याय सिद्धांत में भी कार्य विशिष्टीकरण को आवश्यक माना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहां पर इन्होंने एक चीज ये बोली है कि यदि इस वर्ग के सभी लोग दार्शनिक होंगे तो ये कार्य पूरा होगा, अन्यथा नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा कि यह वर्ग राज्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार तीनों वर्ग अलग अलग कार्य करते हुए भी एक दूसरे के अनुपूरक हैं। ठीक है, प्लेटो के अनुसार समाज की रचना इसी कार्य विभाजन के आधार पर हुई है और श्रम विभाजन का सिद्धांत भी इससे जुड़ा हुआ है। तो ये तो था क्लास डिवीजन, यानी क्लास डिवीजन होना जरूरी है। आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे इन्होंने कहा है रियलाइजेशन ऑफ जस्टिस, यानी न्याय की प्राप्ति कैसे होगी। प्लेटो के आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय है। न्याय से प्लेटो का तात्पर्य केवल इतना है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति तथा प्रत्येक वर्ग अपने नैसर्गिक गुण द्वारा, धर्म द्वारा निश्चित कार्य को कुशलता पूर्वक करे। प्लेटो राज्य को मानवीय आत्मा का विशाल रूप मानता है। अब प्लेटो ने न्याय को एक नैतिक भावना एवं सद्गुण के स्वरूप में स्वीकार किया है। इससे नागरिक कर्तव्य पालन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। प्लेटो लिखता है कि नागरिकों में कर्तव्य भावना ही राज्य का न्याय सिद्धांत है। आदर्श राज्य में न्याय व्यवस्था व्यक्ति व राज्य के हितों में एकता स्थापित करती है। देखो, अभी सभी लोग पहले इसको पढ़ते रहो, फिर इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा।
ये जब हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या है, या फिर आपके पास में अगर इससे रिलेटेड आपके पास में कोई प्रश्न पत्र है जिसमें आपके पास में क्वेश्चन है तो उसको आप सॉल्व करो। ये जब चैप्टर प्लेटो खत्म हो जाए तो प्लेटो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो 8303860503 पर कॉल या मैसेज करो मुझे, और मैं आपको उस प्रश्न का एकदम सिंपल वे में उसको मैं जो है सिंप्लीफाइड कर दूंगा और उसको मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब उन्होंने बोला है तीसरा कि राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा होनी चाहिए, यानी जो शिक्षा होनी चाहिए वो राज्य के द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए, स्टेट कंट्रोल एजुकेशन। प्लेटो आदर्श राज्य में सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए समाज के तीनों वर्गों के लिए एक अनूठी शिक्षा योजना पेश करता है। इसमें उत्पादक वर्ग के लिए कोई पाठ्यक्रम नहीं है। प्लेटो की शिक्षा योजना एक ऐसी रचनात्मक साधन है जो व्यक्ति की समाज के आदर्शों एवं कार्यों के अनुकूल ढाल सकती है। इस शिक्षा का दार्शनिक वर्ग के लिए सर्वाधिक महत्व है। दार्शनिक राजा ही शासन ही प्लेटो का अंतिम लक्ष्य है। उसकी दार्शनिक राजा की धारणा सद्गुण ही ज्ञान है, ऐसा उसने कहा है। फिर इसके बाद में प्लेटो ने आदर्श राज्य के संचालन के लिए शिक्षा को एक सकारात्मक साधन माना है। उसके अनुसार सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है। यह शिक्षा प्रणाली व्यक्तियों में सामाजिकता के भाव को पैदा करेगी, और इस पर इन्होंने ये कहा है कि प्लेटो यूनानी परंपरा के अनुसार शिक्षा को नागरिक चरित्र निर्माण का प्रबल साधन मानता है। प्रोफेसर सेबाइन ने लिखा है कि प्लेटो का राज्य पहला और सबसे ऊंचा शिक्षण संस्थान है। यानी जो सेबाइन है वो कहता है कि जिस राज्य की कल्पना प्लेटो कर रहे हैं उसमें शिक्षा का सबसे बड़ा रोल है, और शिक्षा जगत में प्लेटो एक दार्शनिक रूप में उनका एक पहला कदम है। अब आगे चलते हैं। संपत्ति और पत्नियों का साम्यवाद, यानी कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वॉइस कैसा होना चाहिए, इसके बारे में प्लेटो अपने आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के दो तरीके बताता है। प्रथम शिक्षा का सकारात्मक तरीका है, दूसरा साम्यवादी व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अंतर्गत शासकों का ना तो निजी परिवार होगा और ना ही निजी संपत्ति होगी, यानी जो शासक वर्ग होगा उसकी अपनी कोई निजी संपत्ति भी नहीं होगी और ना ही कोई अपना निजी परिवार होगा। अब इट मींस ये मत सोचना कि उसकी फैमिली लोगों की फैमिली होगी, यानी अगर उसकी बीवी उसने शादी की तो वो सबकी बीवी होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहां पर परिवार का मतलब ये हो गया कि हेरिडिटरी नहीं होगी कोई चीज। प्लेटो की मान्यता है कि परिवार का मोह शासक को संकीर्णता के जाल में बांधता है तथा ईमानदारी के मार्ग से पथ भ्रष्ट कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप न्याय का मार्ग अवरुद्ध होता है। संपत्ति का मोह भी ऐसा है। अतः प्लेटो शासक वर्ग व सैनिक वर्ग को कंचन कामनी की मोह से मुक्त रखने के लिए साम्यवादी व्यवस्था का प्रावधान करता है। यानी कैसी व्यवस्था होगी? साम्यवादी व्यवस्था होगी। पारिवारिक साम्यवाद का उद्देश्य यह है कि शासक पारिवारिक चिंताओं से मुक्त रहकर अपना संपूर्ण समय समाज हित में लगा सके। यानी एक तरह से जो शासक होना चाहिए वो सन्यासी होना चाहिए, उसको अपने परिवार से कोई ज्यादा मोह नहीं होनी चाहिए। वो सारा अपना ध्यान, सारा अपना फोकस, सारी अपनी एनर्जी वो राज्य के लिए लगाए, ताकि राज्य जो है एक आइडियल राज्य के रूप में सामने निकल के आ सके। ठीक है। प्लेटो अपनी इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए शिक्षा योजना का प्रावधान करता है। वो साम्यवाद की तुलना में शिक्षा को प्राथमिकता देता है। इसके द्वारा सैनिक वर्ग को न्याय के आदर्शों के अनुकूल ढाला जा सकता है। साम्यवादी व्यवस्था शासकों के मार्ग में आने वाले कुटुंब तथा संपत्ति के उत्पन्न होने वाले सांसारिक प्रलोभनों को दूर रखने का एक प्रयास है। मुझे लगता है कि इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं कि प्लेटो ने अपनी रचनाओं में श्रम का भी विभाजन किया है, यानी डिवीजन ऑफ लेबर। कार्यों का विशिष्टीकरण सिद्धांत श्रम विभाजन के सिद्धांत से भी जुड़ा है। प्लेटो का मानना है कि समाज का कोई भी सदस्य स्वयं अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है। उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। समाज का कोई सदस्य अन्न उत्पन्न करता है और कोई कपड़े का उत्पादन। प्लेटो इसी कार्य विभाजन को समाज की रचना का आधार मानता है। अतः समाज मानवीय परंपराओं, सेवाओं तथा उत्पादित वस्तुओं के आदान प्रदान का एक ताना बाना है। समाज की व्यवस्था कार्य विभाजन पर ही टिकी हुई।
इतना क्लियर हुआ। अब दूसरा, प्लेटो ने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही है कि स्त्री और पुरुष में समानता होनी चाहिए। आने वाले टाइम में जब हम अरस्तु को पढ़ेंगे तो अरस्तु थोड़ा सा फीमेल के प्रति रिजिड हो जाएगा, वो फीमेल को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देता है अरस्तु, ठीक है। फिर मैकियावेली देने लगता है, लेकिन प्लेटो क्या है, प्लेटो भी दे रहा है। प्लेटो इक्वलिटी की बात कर रहा है, यानी जो इक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। प्लेटो के अनुसार स्त्री पुरुष समान है। उसने शासक अभिभावक वर्ग बनने का अवसर स्त्रियों को भी प्रदान किया है, कि उन्होंने ये कहा है कि शासक स्त्रियां भी बन सकती हैं, जरूरी नहीं कि जो शासक वर्ग है वो सिर्फ पुरुष से ही आए। इस विचार के पीछे प्लेटो की मान्यता स्त्रियों की दशा सुधारने की है। पुरुषों के समान स्त्रियों को भी राज्य के कार्यों में बराबरी का हाथ बांटने का अवसर देकर प्लेटो स्त्रियों को घर की रसोई की, संतानोत्पत्ति की संकीर्ण पराधियों से मुक्त कर उन्हें राज्य के व्यापक दायरे में कार्य करने का अवसर देता है। वो कहता है कि स्त्रियां सिर्फ हाउसवाइफ बनने के लिए नहीं है, स्त्रियां सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं है, स्त्रियां सिर्फ संतान उत्पन्न करने का साधन मात्र नहीं है, वो शासक बनने के भी योग्य हैं और वो राज्य को चलाने के लिए भी उतना ही कैपेबल है जितना कि पुरुष, ठीक है। स्त्री पुरुष, प्लेटो का मानना है कि स्त्री पुरुष में प्राकृतिक प्रक्रियाओं में और क्षमताओं में कोई अंतर नहीं होता। उसका विश्वास था कि स्त्री में इतनी योग्यता है कि वो राजनीतिक और सैनिक कार्यों में भाग ले सकती है। प्लेटो का यह सिद्धांत भावी राज्यों, विशेषकर आधुनिक राज्यों के लिए एक मार्गदर्शन का स्रोत है। यानी जो आधुनिक राज्य हैं वो प्लेटो से इंस्पायर होते हैं। जहां पर स्त्री की शिक्षा की बात आती है, स्त्री की समानता की बात आती है। इवन आज के टाइम पे आप इंडिया में भी देखें, महिलाओं को जो है सेना में भी जाने का पूरा अवसर मिल रहा है, ठीक है। महिलाओं बीएसएफ वगैरह में भी जा रही हैं, महिलाएं शासक भी बन रही हैं। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं प्लेटो की रचनाओं में साफ झलकता है कि उसने स्त्री और पुरुष के समानता की बात करी है। अब आगे देखते हैं, सावयविक एकता यानी ऑर्गेनिक यूनिटी होना जरूरी है। प्लेटो के अनुसार राज्य आत्मा का ही विराट रूप है, अतः मानव शरीर की तरह राज्य का भी अपना शरीर है। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में राज्य यानी जो कि शरीर को अपने अंगों पर प्रधानता प्राप्त होती है और राज्य शरीर अपने अंगों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। इतना क्लियर है। वो वैयक्तिक नैतिक तथा सार्वजनिक नैतिकता में किसी प्रकार का अंतर एवं विरोध स्वीकार नहीं करता है। आदर्श राज्य में व्यक्ति एक साथी, सद व्यक्ति एवं सद नागरिक दोनों होता है। इतना क्लियर हो गया। प्लेटो इस सिद्धांत द्वारा राज्य को सुदृढ़ एवं तर्कपूर्ण एकता प्रदान करना चाहता है, क्योंकि उसका मत यह है कि सर्वोत्तम अच्छाई पूर्ण की एकता है। वो सिद्ध करना चाहता है कि आदर्श राज्य में व्यक्ति व राज्यों के हितों में परस्पर कोई विरोध नहीं पाया गया है। मुझे लगता है इतना क्लियर हुआ होगा। चलो आगे चलते हैं। अब उसने बात करी है विधि की उपेक्षा यानी ओमिज्म ऑफ लॉ। प्लेटो की मान्यता है कि दार्शनिक शासक को शासन चलाने के लिए लिखित विधि की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दार्शनिक राजा शासक स्वयं ज्ञान की प्रतिमूर्ति है और उसे सद का ज्ञान है। प्लेटो का दार्शनिक शासन कानून के शासन के अंकुश से मुक्त होते हुए अत्याचारी शासक नहीं है। यानी ऐसा मानते हैं कि जो शासक है उसको किसी विधि के हिसाब से चलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो शासक दार्शनिक होगा तो उसको खुद इतना ज्यादा वो इंटेलेक्चुअल होगा कि वो शासन जो है आसानी से चला पाएगा। कला और साहित्य पर कठोर नियंत्रण लगाया है, यानी स्ट्रिक्ट सेंसरशिप ऑन आर्ट एंड लिटरेचर। प्लेटो का विचार है कि तत्कालीन यूनान में कला और साहित्य की स्वतंत्रता के नाम पर जो वातावरण नागरिकों को दिया जाता है अनैतिकता का पोषण करने वाला होता है। प्लेटो ने तत्कालीन एथेंस में कला और साहित्य के विकृत रूप को अच्छी तरह से पहचान लिया था। तत्कालीन कला और साहित्य की समाज का विघटन करने वाला तत्व था। अतः प्लेटो अपने आदर्श राज्य में नागरिकों को नैतिक उत्थान की दृष्टि से संगीत, कला, साहित्य आदि के ऐसे अंशों को प्रतिबंध एवं नियंत्रित करता है जो नैतिकता और सदाचार के प्रतिकूल हो। यानी सभी कला एवं साहित्य को प्रतिबंध नहीं कर रहा है, ऐसे कला एवं साहित्य की तरफ प्रतिबंधित कर रहा है जिससे लोगों के अंदर नैतिकता खत्म होती है। जैसे आज के टाइम पे आप इंडिया में देखो, ऐसे ऐसे गाने, ऐसे ऐसे साहित्य लिखे जा रहे हैं जो
रेप का कारण बन रहे हैं। यानी लोग उनको पढ़ पढ़ के उनके अंदर एक जो है फीमेल के प्रति निगेटिविटी भरी जा रही है। तो ये क्या है, रीजन भी है। कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा, अंदर आओ राजा, ये सब गाने, ये सब संगीत, इन पर बैन लगना चाहिए। ऐसे बोर्ड सेंसरशिप को संज्ञान लेना चाहिए। तो ऐसे संगीत को जो है, जो प्लेटो है वो यूनान में बैन कराना चाहता है। सभी संगीत और कला के अंगेस्ट नहीं है वो ऐसी कला और संगीत के अंगेस्ट है जो नैतिकता, मोरालिटी, ह्यूमैनिटी और लोगों के चरित्र निर्माण में क्या कर रहा है, बाधा बन रहा है। ऐसे संगीत और कला के क्षेत्र में उसको जो है वो प्रतिबंधित कर देना चाहता है। इतना क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। राज्य को कोई ऐतिहासिक विकास नहीं, यानी स्टेट इज नॉट अ हिस्टोरिकल ग्रोथ। प्लेटो राज्य के किसी ऐतिहासिक विकास का परिणाम नहीं है। प्लेटो राज्य के आध्यात्मिक आचार को स्वीकार करता है। राज्य के तीन वर्ग आत्मा के तीन भागों के समान हैं। राज्य आत्मा के विवेक, शौर्य और तृष्णा का प्रतीक है। राज्य मानव व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। प्रत्येक का विकास पूरे समाज के विकास पर निर्भर करता है। अब इसके बारे में क्रिटिसाइज करने वाले बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है। उन्होंने कहा है कि आइडिया ऑफ जस्टिस जो है डिफेक्टिव है, न्याय सिद्धांत में दोषपूर्ण है। दूसरा उन्होंने कहा है कि आइडिया ऑफ कम्युनिज्म डिफेक्टिव, यानी दोषपूर्ण साम्यवादी व्यवस्था है। परिवार को मान्यता नहीं दी, परिवार को अपमान बताया है। फिर उन्होंने संगीत के लिए भी जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं, आइडिया स्टेट इज इम्प्रैक्टिकल, आदर्श राज्य अव्यवहारिक है। उसके बाद में उन्होंने कहा है कि अत्यधिक पृथकता, अत्यधिक एकता पर बल, यानी स्ट्रेस इज एक्सेसिव सेपरेशन एंड एक्सेसिव यूनिटी की बात कही उन्होंने। आधुनिक राज्यों में लागू ये नहीं हो सकता, कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन मॉडर्न स्टेट। ठीक है, कानून की उपेक्षा भी कही है कि किसी भी तरह का कानून नहीं होना चाहिए, ओमिनिज्म ऑफ लॉ। ठीक है, इसके बाद में सर्वाधिकारी राज्य यानी टोटलिटेरियन स्टेट, यानी सर्वाधिकारी राज्य जो है उन्होंने बताया कि प्लेटो द्वारा वर्णित आदर्श राज्य मानव स्वभाव के विपरीत अधिनायकवादी राज्य का ही प्रतिबिंब है। यह व्यवस्था राज्य को साध्य तथा व्यक्ति को साध्य मानकर चलती है, जबकि आधुनिक युग में राज्य को जन कल्याण का उपकरण मात्र माना जाता है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में कर्तव्यों की व्यवस्था की है, लेकिन अधिकारों व स्वतंत्रताओं को छीन लिया है। वो ऐसा कहते हैं, यानी टोटलिटेरियन राज्य की बात जो है वो कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि प्लेटो का राज्य जो है वो अधिकारों और स्वतंत्रताओं से वंचित रखता है लोगों को। प्लेटो का राज्य लोगों के पारिवारिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर प्रतिबंध लगा देता है, जिससे अधिनायकवादी कहना सर्वथा ठीक है। इतना क्लियर हुआ? शासक पर विधि, परंपरा तथा जनमत का कोई नियंत्रण नहीं है, यानी शासक जो है हिटलर की तरह हो सकता है, शासक क्रूर हो सकता है, शासक अगर उसके ऊपर किसी का तरह का कंट्रोल नहीं होगा, ऐसा क्रिटिसाइज करने वाले प्लेटो को कह रहे हैं। अगला है कंप्लीट एनालॉजी बिटवीन मैन एंड स्टेट इज नॉट जस्टिफाइड, व्यक्ति व राज्य में पूर्ण समानता अनुचित है। फिर उसके बाद में उत्पादक वर्ग की उन्होंने उपेक्षा करी है, प्रोड्यूसर जो क्लास है उसको इग्नोर किया है उन्होंने। ठीक है, दूसरा है दास प्रथा पर मौन रहे वो, साइलेंट ऑन स्लेवरी, विशिष्टीकरण के सिद्धांत की आलोचना यानी क्रिटिसिज्म ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। फिर इसके बाद में कला व साहित्य पर नियंत्रण गलत है पूरी तरह से, सेंसरशिप ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर इज रॉन्ग। फिर उन्होंने कहा कि दार्शनिक शासक संबंधी आलोचना उन्होंने करी है। फिर इसके बाद में शासन के संगठनात्मक पक्ष की उपेक्षा यानी इग्नोर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद में पलायनवादी दृष्टिकोण दिखता है उनकी रचनाओं में, ऐसा आलोचक कह रहे हैं, यानी स्पेसिस्ट अप्रोच दिख रहा है। तो ये इतना है। अब आगे आता है थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। प्लेटो को हम लोग लगभग चार पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग जो है इसको ज्यादा शेयर करिए, जहां तक ये हमारा लेक्चर पहुंच पाए उतना ही बेटर है। तो आप लोगों को आशा करते हैं समझ में आया होगा। इस लेक्चर को एक दो बार सुनिए, फिर इसके नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। 8303860503 पर
कॉल या मैसेज करिए, आपको इसका नोट भी मिल जाएगा। और दूसरी चीज क्या है कि आप इसके जब क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे तो आपको जो अभी आपके माइंड में कुछ पजल्ड हो रही चीजें, वो आपके माइंड में जो चीजें प्रॉब्लम कर रही हैं वो एकदम रिजॉल्व हो जाएंगी, यानी आपको कोई किसी भी तरह की समस्या फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास, जय हिंद।